वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बाइंग न्यू हाउस एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। घर के अंदर जहां मैं समझ पाया हूं कि तमाम पहलू हैं, और फिर वो किचन है, बेसमेंट है, बैकयार्ड है, फ्रंट यार्ड है, तरह तरह के पहलू हैं। लेकिन एक एलिमेंट जिनके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है वो बीम्स एंड कॉलम, जिसको आप कहेंगे घर का। बीम एंड कॉलम कितना महत्वपूर्ण है एक घर के लिए, और जब नया घर खरीद रहे हो, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू हाउस, तो किन किन चीज़ों को खास ध्यान देना चाहिए? कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो होता है बीम और कॉलम, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा है। जी। कई बार बीम कॉलम से वास्तु दोष खड़ा होता है और कई बार उससे बड़े लाभ भी होते हैं। ज़्यादातर जो बीम और कॉलम जो है वो भी किसी भी बिल्डिंग के अंदर या फर्नीचर के अंदर अगर हमने उसको कवर कर दिया है, इंटीरियर के थ्रू अगर वो कवर हो गए हैं, तो फिर उसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो भी चीज़ दिखाई देती हो, जैसे कॉलम जो होता है वो खड़ी हुई चीज़ होती है, बिम जो होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है, कॉलम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो जो भी तरह की चीज़ें वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे अगर आपका बैठना हो, अगर आपके सामने बीम या कॉलम पड़ता हो, आप उसके नीचे बैठते हो, या आपके सामने फ्रंट में पड़ता हो, आप सोते हो और बेड में आपके सर के ऊपर बीम या कॉलम पड़ता हो, तो ऐसी सब समस्या से हेल्थ इशू हो सकते हैं। स्टूडेंट के कमरों में हो तो एजुकेशन में नेगेटिव इफेक्ट होता है। खाना बनाते वक्त किचन में आप कुकिंग करते हो और आपके सर के ऊपर इस तरह का बीम हो और वहाँ पे उसी के नीचे आपका गैस स्टव आता हो, तो आपको नुकसान हो सकता हो। कोई भी घर को देखते हैं तो घर का पूरा एक जैसे मेडिकल रिपोर्ट होता है, उस तरह से घर के सारे कॉर्नर्स को जस्टिफाई किया जाता है। घर के अंदर नया घर खरीदने के लिए सारे देखे जाते हैं कि हर तरह के दिशाओं के अंदर और दिशाओं में जो स्ट्रक्चर का प्लेसमेंट है, जो डोर पोजीशन बनी हुई है, वो वास्तु के नियमों के अनुसार कितना सही है, कितना नहीं है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो फ्लो होता है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। उसी तरह से हर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कई बार किचन बिल्कुल सही हो लेकिन गैस पोजीशन और सिंक आमने सामने पड़ती हो, कई बार सीढ़ियाँ दिशाओं के हिसाब से सही डायरेक्शन पे रखी हुई हो लेकिन वो एंटी क्लॉक बनती हो, तो स्ट्रक्चर में कई तरह के इंटीरियर वाइज यानी कि कॉस्मेटिक्स डिफिकल्टी या कॉस्मेटिक्स गलती भी हो सकती है, या पूरी दिशा भी गलत हो सकती है। तो वास्तु कंसल्टेंट दिन रात यही काम करते हैं, तो उनकी अपनी एक प्रैक्टिस का एक एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। कई बार डेक के थ्रू, कई बार लैंडस्केपिंग के थ्रू, कलर के थ्रू, प्रोडक्ट के माध्यम से भी वास्तु की चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से सारी फॉर्मूला को अप्लाई की जाती है और सबसे पहले अपने क्लाइंट के लिए एक रिपोर्ट बना के जाता है कि भाई इसमें इतनी चीज़ें अच्छी है, इस घर में जाने के बाद आपको ये सालों के बाद इतना इफेक्ट होगा। हम जितनी प्रॉपर्टी में काम करते हैं, हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हम प्रॉपर्टी में जाने से पहले बता देते हैं कि इतने सालों में आपको ऐसी इफेक्ट हो सकती हैं, और यहाँ तक कि पूरा रिटर्न में उनको रिपोर्ट जाता है कि इतनी इतनी इफेक्ट है और ये चीज़ें हमने इसको फिक्स की है। फिक्स करने के बाद हम 5 साल तक उनके साथ रहते हैं ताकि उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिले कि जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने देखा था और जो हमने ठीक किया वो 100% परफेक्ट हो गया है। लेकिन इसी के साथ होता है पीरियड चार्ट। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का घर लिया हो, आपको 12 साल के बाद डिफरेंट इफेक्ट दे सकता है। ईस्ट का घर हो, 16 साल के बाद इफेक्ट दे सकता है। तो हर प्रॉपर्टी की एक टाइमलाइन होती है कि इस घर में आने के बाद आपको 15 साल तक या 6 साल तक या 12 साल तक बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। 12 साल के बाद जो फॉर्मूला आपने अप्लाई की थी उसमें थोड़े से चेंजेस करके आप उसको इतना करेक्ट करना। तो ये काफ़ी डिटेल सूझबूझ के साथ किया जाने वाला पूरा काम होता है। ज़्यादातर घर इतने फैंटास्टिक इम्प्रूव हो जाते हैं कि बनी बनाई प्रॉपर्टी के अंदर अगर उसका किचन गलत हो, उसका बाथरूम गलत हो, कोई भी तरह की बात हो, सिंपल टिप्स के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है, कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाता है। जी। घर के जितने भी आपने अमेरिका हो या दुनिया भर में आप जहाँ जहाँ वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, ख़ास में अगर बात अमेरिका की करके चलूँ तो जैसे अगर ईस्ट कोस्ट की बात करके चलूँ कि कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन अलग हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अलग है। पैसिफिक वेस्ट कोस्ट में अलग स्ट्रक्चर है, ईस्ट कोस्ट में अलग है, मिड वेस्ट में अलग है। इस तरह से कुछ चीज़ों में बदलाव है, टेक्सास में अलग है। क्या रीजन वाइज भी कोई ख़ास चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए, या यही जो प्रिंसिपल्स हैं, वास्तु प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं? और आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान क्या ऐसे एस्पेक्ट्स देखे जिनको
यदि नज़रअंदाज कर दिया गया था तो कुछ लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उसके बारे में कुछ बताइए। अनुभव में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ कि हर अपने स्टेट की भी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे अगर आप एरिज़ोना में कोई चीज़ बनाते हो तो एरिज़ोना में जो कैक्टस और एरिज़ोना के जो स्पेशलिटी है वो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के बाहर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो वहाँ का रूल्स है। वास्तु के अनुसार कोई भी तरह के कांटे या कोई भी तरह के कैक्टस या थ्रोन्स अलाउड नहीं किए जाते, लेकिन एरिज़ोना में जो भी प्रॉपर्टी बनाई जाती है वहाँ पे उसको फिक्स किया जाता है। तो कई बार ऐसे चैलेंज आते हैं जो कि वास्तु के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट या वहाँ के रिलीजियस चीज़ों के हिसाब से या वहाँ की काउंटी के रूल्स के हिसाब से वो चीज़ें करनी ज़रूरी बन जाती है। तो उसके लिए बहुत तरह के ऑप्शंस रहते हैं। पहली कोशिश की जाती है कि कंटेम्पररी और मॉडर्न डिज़ाइन ऐसी रखी जाए जिसमें एंटीक चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए। तो कई बार अगर आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप ये भी कर सकते हो कि जिस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर आप डिज़ाइन या मॉडल बनाते हो उसको आप ऐसा पसंद करो कि आप किसी चीज़ के रूल्स को अवॉइड कर सकते हो। जैसे एरिज़ोना में अगर आप एंटीक घर बनाते हो या जैसे आप मेंशन हाउस बनाते हो तो आपको वहाँ के लोकल कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आप कंटेम्पररी डिज़ाइन बनाते हो तो उसके अंदर ये रूल्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अभी मैं वहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी पे डाउनटाउन में कुछ प्रॉपर्टी पे कमर्शियल बिल्डिंग बना रही हूँ, जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। काफ़ी ऐसे फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस है, कुछ ऐसे डॉक्टर के घर वगैरह भी मैंने वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो जब डिज़ाइन पसंद करनी होती है तब हम सबसे पहले काउंटी के रूल्स को पता कर लेते हैं। तो आप जिस तरह की, जैसे वहाँ पे आप रेंच हाउस बनाते हो या जिस तरह के घर के मॉडल को पसंद करते हो, आपको ये जान लेना है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऐसा कौन सा मॉडल है जो हम यहाँ पे फिक्स करें और हम इस रूल्स को अवॉइड कर सकते हैं। जी। तो आपको लीगल चीज़ों के साथ, क्लाइंट की प्रायोरिटी के साथ, टेक्निकल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ ये सब चीज़ मिला के वहाँ पे आपको वास्तु अप्लाई करना चाहिए। लेकिन वास्तु ये कहता है कि कुछ चीज़ों को अगर वहाँ पे रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व हो तो अलाउड है। जैसे अगर आप सरदार कम्युनिटी में देखोगे तो घर में स्वॉर्ड्स वगैरह रखते हैं तो उनकी रिलीजियस है। फिर राजपूत कम्युनिटी में भी सेम बात है। तो वास्तु ये कहता है कि वेपन या कोई भी इस तरह की चीज़ घर के अंदर नेगेटिव इफेक्ट करती है, लेकिन उसका अगर आपके घर में कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो वास्तु बहुत ही फ्लेक्सिबल विषय है, उसको सोच समझ के बनाया जाता है। ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है कि जो सिर्फ इसी रूल्स के साथ जाती हो। तो अगर आप जिस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो वो आपकी किसी रिलीजियस चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हो तो उसको अप्लाई करने के तरीके भी उसमें बताए गए। जी पल्लवी जी, ये प्रैक्टिकल सिनारियो है कि कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट कुछ के लिए अहमियत रखती है, लेकिन कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनको बच्चे की या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चों की स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुक्त हो चुके हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, या फिर बच्चे नहीं हैं। अब ऐसी परिस्थिति में स्कूल उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए है कि घर के आसपास हॉस्पिटल कैसे हैं या टेम्पल्स क्या है क्या नहीं। एक रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से भी और एक वास्तु के नज़रिए से आप ऐसा क्या देखते हैं कि यदि घर के आसपास फायर स्टेशन हो, ग्रेवयार्ड हो या हॉस्पिटल्स हों या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वास्तु के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी पसंद करने के लिए जितनी प्रायोरिटी दिशाओं के बारे में और लॉट के स्ट्रक्चर के बारे में दी जाती है उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी एक्सटर्नल लैंड की पोजीशन के बारे में दी जाती है। जिससे घर के बराबर सामने कोई भी तरह का ऐसा ग्रेवयार्ड पड़ता हो या कोई भी मंदिर के बराबर सामने आपका घर पड़ता हो, चर्च के सामने पड़ता हो, कोई भी तरह का पुलिस स्टेशन या कोई भी फायर ब्रिगेड, कोई इस तरह की कोई भी व्यवस्था बनती हो, तो वास्तु के हिसाब से ऐसी प्रायोरिटी को अच्छी नहीं मानते हैं। आप ज़रूर उसके आसपास 1 माइल के डिस्टेंस के ऊपर जगह छोड़ के आप अपनी लोकेशन को पसंद कर सकते हो। लेकिन जो लोग अपने लिए घर पसंद करते हैं वो ज़्यादातर कम्युनिटी के अंदर, एक नेबरहुड के अंदर रहते हैं। कई बार गेटेड कम्युनिटी होती है। तो अमेरिका का एक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कभी भी गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये सब व्यवस्था नहीं देखोगे। जी बिल्कुल। अगर चर्च होता है तो वो एक सर्टन कॉर्नर पे होता है और वहाँ पे आसपास इतनी नज़दीक में इस तरह का नेबरहुड बना नहीं होता है। जी जी। तो यहाँ का स्ट्रक्चर भी, जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, वो भी ये सारी चीज़ों के साथ वास्तु के नियमों के अनुसार ही कई बार सिटी डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें ये सब बातों को प्रायोरिटी में रखा जाता है। लेकिन अगर इंडिया के वास्तु के बारे में आप बात करते हो तो लोगों की आबादी इतनी स्पीड से बढ़ती है,
कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि अभी आपका घर पड़ता हो और बराबर सामने पुलिस स्टेशन पड़ता हो या सामने मंदिर पड़ता हो। लेकिन यूके के अंदर, यूएस के अंदर अगर आप कोई भी रिलीजियस चीज़ों को बनाते हो तो काउंटी के जो अगर रूल्स फॉलो करते हो उसके हिसाब से चर्च वगैरह के लिए कुछ डिस्टेंस रखा जाता है और उसके आसपास के लोकेशन पे बहुत ही पास में नेबरहुड नहीं होता है, कुछ डिस्टेंस के बाद ही होता है। जी दर्शकों, पल्लवी जी के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं बाइंग न्यू हाउस एंड वास्तु विषय पर। इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।